हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आप सभी की डिमांड पर मैंने कंप्यूटर के उन सभी तथ्यों को एक साथ कंपाइल कर दिया है जहां से हमेशा ही हमारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये सभी तथ्य एक साथ न मिलने की वजह से कई सारे प्रश्न गलत भी हो जाते हैं। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। इसे कम से कम 5 मिनट ज़रूर देखना, आपको इसका इम्पोर्टेंस क्या है वो समझ आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम कंप्यूटर से संबंधित कुछ आविष्कार और उनके आविष्कारकों के बारे में जान लेते हैं। जैसे कंप्यूटर के जनक किसको कहा जाता है या फिर किसे माना जाता है, तो चार्ल्स वेवेज को। पर्सनल कंप्यूटर के जनक कौन कहलाते हैं? एडवर्ड रोबर्ट। डब्ल्यू के संस्थापक कौन हैं? टिम बर्नर्स-ली। ठीक है। इसके बाद माउस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो डगलस एंजल वर्ड द्वारा माउस का आविष्कार किया गया था। ये छोटे छोटे से पॉइंट हैं जो कि एक साथ नहीं मिलते, इस वजह से बच्चे गलत कर बैठते हैं। इसी तरह के तथ्य मैंने आगे कई सारे शामिल किए हैं। इसके बाद है कीबोर्ड का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो क्रिस्टोफर लेंथम सोल्स द्वारा। गूगल के संस्थापक कौन हैं? तो इसमें दो लोगों का नाम आता है, लेरी पेज और सर्गी ब्रिन। इसके बाद है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसमें भी दो लोगों के नाम आते हैं, बिल गेट्स और पॉल एलन। फेसबुक के संस्थापक कौन हैं? मार्क जुगरबर्ग। विश्व में सुपर कंप्यूटर के जनक किसे माना जाता है? तो सेमुर क्रे को। ये पॉइंट जो है विशेष रूप से याद रखना है। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि भैया सुपर कंप्यूटर के जनक किसको माना जाता है? सेमुर क्रे को। और भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन हैं? तो ये हैं अपने विजय भाटकर। ये वाला जो सेक्शन है दोनों पॉइंट का, ये विशेष रूप से आपको याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी तथ्य हैं, जैसे आईसी चिप के आविष्कारक किसको माना जाता है? तो जैक किलवी को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के रूप में जाना जाता है, उसे ही हम एआई कह देते हैं या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में जानते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक किसको माना जाता है? तो जॉन मैकार्थी को। इनका नाम विशेष रूप से याद रखना है क्योंकि एआई का जो चलन है वो काफ़ी बढ़ रहा है। हालांकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों, अगला है अपना, विश्व में ईमेल का जनक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर होना चाहिए रे टॉमलिंसन को। इसके बाद अगला है, याहू के आविष्कारक कौन हैं? तो ये हैं दोस्तों जेरी यांग एंड डेविड फेलो। ट्विटर का संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैक डॉर्सी को। अब ट्विटर को एक्स के रूप में जाना जाता है, तो इसको विशेष रूप से याद रखना है। प्रोग्रामिंग भाषा सी के आविष्कारक कौन हैं? तो ये हैं अपने डेनिस रिची। प्रोग्रामिंग भाषा क्या होती है? ये कंप्यूटर के साथ में संवाद करने का एक तरीका होता है जो कंप्यूटर और मनुष्य द्वारा दी गई जानकारियों को समझने और उस पर कार्यवाही करने में सक्षम बनाती है। तो प्रोग्रामिंग भाषा सी के आविष्कारक कौन हैं? डेनिस रिची। विप्रो कंपनी के संस्थापक कौन हैं? तो इसमें नाम आता है हाशिम प्रेमजी, और इनको ही दोस्तों अजीम प्रेमजी के रूप में भी जाना जाता है। विप्रो कंपनी जो है ये बेंगलुरु में स्थित एक भारतीय बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है जो सूचना प्रौद्योगिकी, परामर्श और व्यावसायिक प्रक्रिया में सेवाएं प्रदान करती है। तो इसके संस्थापक कौन हैं? हाशिम प्रेमजी। इनको अजीम प्रेमजी के रूप में भी जाना जाता है। हॉटमेल के संस्थापक कौन हैं? तो समीर भाटिया। ये जो हॉटमेल है ना दोस्तों, इसको 1996 में लॉन्च किया गया था और ये इंटरनेट पर आधारित एक ईमेल सेवा है। यूएसबी के आविष्कारक किसे माना जाता है? तो अजय भट्ट को। और रोबोटिक्स के जनक कौन है? तो इनमें नाम आता है जोसेफ एफ एंजलबर्गर को। इनका नाम भी आपको विशेष रूप से याद रखना है क्योंकि रोबोटिक्स का चलन भी काफ़ी बढ़ रहा है और ये वाला प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उम्मीद करता हूँ आपको इतना अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में कुछ तथ्यों को कवर करेंगे। शायद इस स्लाइड में पहला और दूसरा प्रश्न कहीं मिस हो गया है, हो सकता है हमें वो आगे मिल जाए। तीसरे से शुरुआत करते हैं। कंप्यूटर में वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो भाई इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कीबोर्ड और माउस। अगला क्वेश्चन है, पुराने कंप्यूटर से ई अवशिष्ट के रूप में कौन कौन से तत्व निकलते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कैडमियम, क्रोमियम,
पारा, सीसा और बेरिलियम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, नेटवर्कों का नेटवर्क किसको कहा जाता है? तो भाई इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है। छठा प्रश्न है, वेबसाइट पर आप जो पहला पेज देखते हैं यानी पहला पृष्ठ देखते हैं उसे क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, होम पेज। दोस्तों होम पेज जो होता है किसी भी वेबसाइट का केंद्रीय प्रवेश बिंदु होता है, जहां पर हमें अन्य पेजों पर जाने के लिए लिंक और सर्च बॉक्स मिलते हैं। अब बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या है, इंटरनेट सिस्टम किस तकनीक पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पैकेट स्विचिंग तकनीक पर। दोस्तों इस तकनीक में जो डेटा होता है ना, वो छोटे छोटे पैकेटों में टूट जाता है और अलग अलग रास्तों से जहां पर उसको पहुंचना होता है वहां पहुंचता है और पहुंचने के बाद में आपस में जुड़ जाता है। आठवां प्रश्न है, ब्लूटूथ तकनीक में रेडियो तरंगों का उपयोग किस आवृत्ति रेंज में किया जाता है? तो भाई इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2.4 से 2.8 गीगाहर्ट्ज की सीमा में रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है ब्लूटूथ तकनीक में। अब बढ़ते हैं नवे प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या है, वाईफाई तकनीक में रेडियो तरंगों का उपयोग किस आवृत्ति सीमा में किया जाता है? तो भैया पहला प्रश्न तो यही बन जाता है कि वाईफाई तकनीक में कौन सी तरंगों का उपयोग होता है? तो रेडियो तरंगों का। ठीक है, अब हमारा जो मेन प्रश्न है उसको देख लेते हैं। देखिए क्या पूछ रहा है कि भाई वाईफाई तकनीक में रेडियो तरंगों का उपयोग किस आवृत्ति सीमा में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2.4 से 5 गीगाहर्ट्ज की सीमा में रेडियो तरंगों का उपयोग होता है वाईफाई तकनीक में। 10वां प्रश्न है, गूगल की मुफ्त पब्लिक वाईफाई सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। 2016 से यहाँ पर जो गूगल की मुफ्त वाईफाई सेवा है वो प्रदान की जा रही है। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 11वें प्रश्न की ओर। भारत में लाईफाई का सफल परीक्षण कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 29 जनवरी 2018 को। इसका सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 2018 में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सफल परीक्षण किया गया था। इसके बाद 12वां प्रश्न है, भाई विश्व की जगह भारत कर लेना, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। भारत का सबसे बड़ा उपग्रह आधारित कंप्यूटर संचार नेटवर्क कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है नेकनेट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब लाया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 2000 में। 14वां प्रश्न है, भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, परम 8000। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है, भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विजय भाटकर को। 16वां प्रश्न है, भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर योजना का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुपम। इसका नाम विशेष रूप से याद रखना है। भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा इस योजना को विकसित किया गया है और नाम क्या है? अनुपम। अब 17वां प्रश्न हमारे सामने है, भविष्य में मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्वांटम कंप्यूटर। 18वां प्रश्न है, एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एम्बेडेड कंप्यूटर। दोस्तों ये जो एम्बेडेड कंप्यूटर होते हैं ना, ये आकार, लागत और बिजली की खपत को कम करने के लिए अनुकूलित होते हैं और पोर्टेबल उपकरणों के लिए, जैसे कि डिजिटल घड़ी हो गई, उसके लिए आदर्श माने जाते हैं। चलिए अब 19वें प्रश्न को देखेंगे, WWW के आविष्कारक कौन हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टिम बर्नर्स-ली। 20वां प्रश्न है, डेटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रोटोकॉल। ये जो प्रोटोकॉल होता है दोस्तों, ये नियमों का एक स्थापित समूह होता है जो यह सुनिश्चित करता है कि नेटवर्क में जो विभिन्न उपकरण हैं वो एक दूसरे के साथ में सटीक और सुरक्षित रूप से संचार कर सके। तो भैया डेटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों के समूह को क्या कहा जाता है? प्रोटोकॉल। ऑप्शन डी इसका सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए,
डिनाइल ऑफ सर्विस। 22वां प्रश्न है जंक ईमेल यानी अवांछित संदेश को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्पैम। हम जो है क्विक रिवीजन कर रहे हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको मैं एक साथ यहाँ पर उपलब्ध करवा रहा हूँ। 23वां प्रश्न है किसी निश्चित पते पर एक ही ईमेल संदेश बार बार भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ईमेल बम्बिंग। किसी निश्चित पते पर एक ही ईमेल संदेश जो है वो अगर बार बार भेजा जाए तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ईमेल बॉम्बिंग। ठीक है, चलिए 24वें प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है? गूगल द्वारा विकसित वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी क्रोम। बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या है? ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड वेब पर स्वतः दस्तावेजों की खोज करता है क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वेब क्रोलर। दोस्तों ये जो वेब क्रोलर होते हैं ना, इनको वेब स्पाइडर या फिर बूट भी कहा जाता है। सर्च इंजन इन वेब स्पाइडर या फिर वेब क्रोलर का उपयोग वेब पेजों को खोजने और इंडेक्स बताने के लिए करते हैं ताकि उपयोगकर्ता को आसानी से जानकारी मिल सके। ठीक है, तो ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड वेब पर स्वतः दस्तावेजों की खोज करता है वो क्या कहलाता है? वेब क्रोलर या फिर वेब स्पाइडर, और इसी को ही बूट कहा जाता है। अगला अपना प्रश्न है 26वां। बायमैक्स संचार प्रौद्योगिकी का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वर्ल्ड वाइड इंटरपोर्टेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। 27वां प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर वायरस मूलतः किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के रूप में। कंप्यूटर वायरस जो होता है वो एक तरह का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, लेकिन ये दुर्भावनापूर्ण होता है। 28वां प्रश्न है संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनअधिकृत आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है फायरवॉल। ये जो फायरवॉल होती है ना दोस्तों, ये एक तरह की सुरक्षा प्रणाली होती है जो निजी नेटवर्क और बाहरी नेटवर्क जैसे कि इंटरनेट, इन दोनों के बीच में एक बाधा के रूप में कार्य करती है और अनअधिकृत आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती है। अब हमारा 29वां प्रश्न है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। 30वां प्रश्न है निम्न में से टेलीविजन ट्रांसमिशन किस प्रकार की संचार प्रणाली का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन में क्या होता है? जो डेटा होता है ना वो एक ही दिशा में प्रवाहित होता है। तो अपना जो टीवी होता है वो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का उदाहरण है। बढ़ते हैं 31वें प्रश्न की ओर। 8 बिटों के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बाइट। 32वां प्रश्न है ईथरनेट किस प्रकार की नेटवर्क तकनीक का उदाहरण है? तो भाई इसका राइट आंसर है अपना ऑप्शन सी लोकल एरिया नेटवर्क तकनीक का उदाहरण है ईथरनेट। अब 33वां प्रश्न हमारे सामने है वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचने के लिए मुख्यतः किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी HTTP प्रोटोकॉल का। इसका पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दोस्तों यह एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो वेब ब्राउज़र और सर्वर के बीच में डेटा के आदान प्रदान करने के लिए एक मानक प्रदान करता है। ठीक है, तो HTTP का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके बाद 34वां प्रश्न है फ्लॉपी डिस्क के केंद्र में एक छोटा सा छिद्र होता है, इसको क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इंडेक्स होल। फ्लॉपी डिस्क के केंद्र के निकट स्थित एक छोटा सा छिद्र होता है, उसको क्या कहते हैं? इंडेक्स होल। बढ़ते हैं आगे। 35वां प्रश्न हमारे सामने है स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसिंग और फोटो एडिटिंग किस प्रकार के सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो एक तरह के कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जिन्हें अंतिम उपयोगकर्ता को विशिष्ट व्यक्तिगत, शैक्षिक और व्यावसायिक कार्य करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो भाई स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसिंग और फोटो एडिटिंग किस प्रकार के सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं? राइट आंसर क्या होगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। अब 36वां प्रश्न है कंप्यूटरों की तीसरी पीढ़ी में मुख्यतः किस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया था? तो इसका राइट आंसर है आईसी चिप का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों आईसी चिप की वजह से कंप्यूटर जो है वो आकार में छोटे हो गए हैं, इसके बाद बिजली की खपत कम करने लगे हैं और पिछली पीढ़ियों की तुलना में यानी पहली और दूसरी पीढ़ी की तुलना में ये तेज भी हो गए हैं। तो कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में
कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है? आईसी चिप तकनीक का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब बढ़ते हैं 37वें प्रश्न की ओर। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किस पदार्थ से निर्मित होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिलिकॉन से। 38वां प्रश्न है, किस युक्ति के माध्यम से डेटा को टेलीफोन नेटवर्क के जरिए बाइनरी सिग्नलों के रूप में संचारित किया जाता है? तो भाई इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मॉडेम के माध्यम से। दोस्तों, मॉडेम जो होता है एक ऐसा उपकरण होता है जो कंप्यूटर से डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में बदलता है ताकि उसको टेलीफोन लाइन के माध्यम से भेजा जा सके। तो आप ये समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 39वां प्रश्न है, मॉडेम किस प्रकार की हार्डवेयर युक्ति है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों, मॉडेम के माध्यम से कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन या फिर केबल कनेक्शन से जोड़ा जा सकता है। तो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन या फिर केबल कनेक्शन जैसे संचार माध्यम से जोड़ने वाली युक्ति क्या है? मॉडेम। 40वां प्रश्न है, कोबोल, बेसिक और पास्कल किस प्रकार की भाषाओं के उदाहरण हैं? तो इसका राइट आंसर है उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा के उदाहरण हैं ये तीनों, कोबोल, बेसिक और पास्कल। अब उच्च स्तरीय भाषाएं क्या होती है? तो भाई वो भाषाएं जिन्हें मनुष्य के लिए समझना और लिखना आसान हो। ठीक है, ये समझ गए होंगे। बढ़ते हैं 42वें प्रश्न की ओर। असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में किस युक्ति के माध्यम से परिवर्तित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, असेंबलर के माध्यम से। असेंबलर के माध्यम से ही असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदला जा सकता है। 42वां प्रश्न है अपना, एलटीई का फुल फॉर्म क्या है? तो भाई इसका फुल फॉर्म है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। दोस्तों, ये जो लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन है यह मोबाइल इंटरनेट की गति और क्षमता को बेहतर बनाने के लिए विकसित की गई एक तकनीक है। तो ये समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि बोल्ट का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। अब ये क्या है? तो भाई ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें आपको अपने 4G नेटवर्क पर सीधे वॉइस कॉल करने की सुविधा दी जाती है। इसमें बेहतर कॉल क्वालिटी और तेज कनेक्शन भी मिलता है। तो बोल्ट का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। 44वें में पूछा गया है कि यूएसबी का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है यूनिवर्सल सीरियल बस। ये प्रश्न तो आपने कई बार एग्जाम में देखा भी होगा। 45वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ही समय में एक से अधिक कार्यों को निष्पादित करने की क्षमता होती है उसको क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है मल्टीटास्किंग। 46वां प्रश्न है, डेटा का एक वचन रूप क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डेटम। 47वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? कंप्यूटर सुरक्षा से संबंधित ऐसे क्रैकर जिन्हें अनअधिकृत गतिविधियों के लिए जाना जाता है उन्हें किस नाम से भी पुकारा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्लैक हैट हैकर्स के नाम से। 48वां प्रश्न है, आईसी चिप द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, IBM 360। अच्छे से प्रश्न को देखना है। आईसी चिप द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? IBM 360। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास द्वारा विकसित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है? तो भाई इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भार OS। दोस्तों, यह एक नो डिफ़ॉल्ट ऐप वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका मतलब है कि इसमें कोई पहले से इंस्टॉल किया हुआ ऐप नहीं होता है। इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम पर निर्भरता को कम करना और भारत में एक सुरक्षित और गोपनीयता केंद्र मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का बढ़ावा देना। ठीक है, तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास द्वारा विकसित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है? भार OS। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 50वां प्रश्न है, फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग और आइडेंटिटी थीफ्ट जैसी गतिविधियों को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, साइबर अपराध की श्रेणी में। अब साइबर अपराध क्या होते हैं? तो भाई ऐसे अपराध जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क और डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। इसमें हैकिंग, फिशिंग, पहचान चोरी करना जैसी गतिविधियां शामिल होती है। आशा करता हूं आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, इसका जो PDF है आपको एयरटाई एप्लीकेशन पर मिल जाएगा और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दूंगा। इसके अलावा आप इस PDF को टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है UPSC पॉइंट ऑफिशियल। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो, आपके लिए लाभदायक रहा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।